नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 को। और आपका जो बायोलॉजी था उसके लगभग मैंने 23 चैप्टर कराए और पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के लगभग 25 आपके लेक्चर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, और जो आपका पहला टॉपिक होगा वो रिलेटेड आपका यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला से। तो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किलो वाट आवर एंड यूनिट ऑफ द। अब जानते हैं जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो उसका जो मेजरमेंट होता है 1 यूनिट जो लिया जाता है वो किलो वाट आवर में लिया जाता है। और ये होता है किसका, आपका एनर्जी का। पावर मत लिख देना, एनर्जी का होता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ द कैपेसिटी टू डू वर्क और द पावर कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द एनर्जी। पावर इज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क और द रेट एट द विच एनर्जी स्पेंड। किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1000 वाट मेक्स 1 किलो वाट, ये आपने याद रखना है कि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। और यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो आवर हो रहा है। तो आवर को आप किस में कर सकते हैं, चेंज, सेकंड्स में भी चेंज कर सकते हैं। और 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपके 3600 किलो जूल। ये आप याद कर लेना, पूछा जाता है पेपर में। फॉर बिलिंग यूनिट्स ऑफ द एनर्जी डिलीवर टू द कंज्यूमर्स बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज दिस यूनिट इज यूज्ड। याद रखना किलो वाट आवर में निकाला जाता है आपका 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है। इट इज़ अ नॉन एसआई मैट्रिक यूनिट, एसआई यूनिट नहीं है आपकी। The 1 kilowatt of hour sustained for 1 hour is a composite unit of the energy. In kilowatt hours, the electrical energy is typically sold to consumer. In terawatt hour, the major energy production or the consumption is expressed. How much energy used by the us is measured by the kilowatt hour या measured in the kilowatt hour। तो याद रखना जितना भी हम एनर्जी के करते हैं, यूज़ करते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है उसका अगर आप निकालेंगे तो हमेशा किलो वाट आवर में निकाला जाता है। मतलब जब 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरीके से आपकी यूनिट्स आती है ना, तो वो किलो वाट आवर के हिसाब से चलती हैं। एसआई यूनिट्स की बात आई तो मैं बात कर देता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की और डेराइव्ड यूनिट्स की। फिजिक्स में अगर बात की जाएगी या साइंस में बात की जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर देखी जाएंगी तो टोटल मिला के आपकी कितनी 7 है, जिसमें से एक आती है आपकी लेंथ, ठीक है ना। इन्हीं से मिलके बाकी आपकी क्या बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जोड़कर ही इन्हीं के द्वारा आपकी क्या बनती है, आपकी डिराइव्ड यूनिट बनती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, या पूछ लेगा कि 4 में से कौन सी नहीं है। तो लिखा हुआ क्वेश्चन, लेंथ देख लीजिए। तो लेंथ की क्या है, मीटर है, यूनिट कौन सी, मीटर है। और सिंबल होता है स्मॉल एम। मास जो होता है आपका किलोग्राम, केजी होता है। फिर आता है टाइम, टाइम का होता है सेकंड। और फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर। और फिर आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का याद रखना केल्विन होता है, आप सेंटीग्रेड मत लिख देना, डिग्री सेंटीग्रेड मत लिख देना। और इसको आपका कैसे दिखाते हैं, कैपिटल के से दिखाते हैं। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है, इसका आपका कैंडेला होता है, इसे स्मॉल सी डी से दिखाते हैं। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। तो ये आप याद कर लेना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आती हैं, एक 2 डायमेंशनल शेप के लिए, एक 3 डायमेंशनल शेप के लिए। एक आता है प्लेन एंगल जिसका आपका यूनिट होता है रेडियन और इसको सिंबल होता है RED। सॉलिड एंगल का दिखेंगे तो स्टेरेडियन है और SR से इसे दिखाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं ये बनती है आपकी जो बनती है वो बनती है आपकी कौन सी, फंडामेंटल यूनिट्स है। जैसे एरिया होता है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, m² हो गया आपका, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ एनर्जी होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, प्रेशर होता है फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A होता है प्रेशर, ये आप याद कर लेना। और जो आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है वो F अपॉन L होता है, ठीक है ना। मतलब फोर्स अपॉन लेंथ होता है। एनर्जी की अगर बात करें वर्क की तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, एनर्जी वर्क सेम ही है आपका। इम्पल्स की बात करें फोर्स इंटू टाइम, सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स अपॉन लेंथ, ये आप याद कर लेना। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, टॉर्क की बात करें अगर करें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो करंट इंटू टाइम हो जाता है आपका। करंट डेंसिटी की बात करें करंट अपॉन एरिया हो जाता है। और मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करें तो फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ होता है आपका। तो बाकी की ये जो जितने फॉर्मूले हैं इनकी बात तब करेंगे जिस हिसाब से रिस्पेक्टिव आपका जो क्या आएगा चैप्टर आएगा वहाँ पे इनका डिस्कशन कर लेंगे। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, और सिर्फ आपने याद करना है फंडामेंटल। अभी फिलहाल क्या करना है, फंडामेंटल यूनिट्स याद कर लीजिए और सप्लीमेंट्री याद कर लीजिए। फंडामेंटल 7 होती है, 2 आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द SI यूनिट ऑफ द चार्जेस। तो चार्ज का होता है आपका क्या, कूलम, ठीक है ना। बाकी अगर एम्पियर की बात करें तो करंट का है, वोल्ट की अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का है, ओम की बात करें रेसिस्टर का है आपका, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है।
तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है SI यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलाम, कूलाम की अगर बात SI यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलाम, इट इज डिनोटेड एज द C। द कूलाम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेड इन द 1 सेकंड बाय द करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा 1 एम्पियर, ठीक है ना, में आपका कितना 1 सेकंड में जितना करंट आपका ट्रैवल कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं, आपका चार्ज बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा एम्पियर की बात करें तो सिंबल होता है ए, और एसआई यूनिट होता है आपका क्या, ये एसआई यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। वोल्ट की अगर बात करें तो इसे वी से दिखाया जाता है, ये आपका एसआई यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओम की अगर बात करें सिंबल होता है ओम, इस तरीके से दिखाते हैं, और ये आपका डिराइव्ड यूनिट होता है किसका, रेसिस्टेंस का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। और ये ओम नाम रखा गया किसके नाम पे, तो जर्मन फिजिसिस्ट थे आपका जॉर्ज ओम, उनके नाम पे रखा गया है। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है द प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम। तो नैनो मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना -9 होता है। और ये लिखा फ्रेंच वर्ड मीनिंग द बिलियंस। तो ये तो देखो, और ये कैसी नैनो जो होता है आपका, ये माइक्रो यूनिट्स है आपकी, कौन सी है, माइक्रो आपकी यूनिट्स हैं, दो चलती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो चलती हैं आपकी, तो मैं आगे दिखा दूंगा। तो माइक्रो है तो बिलियन तो आएगा नहीं। लैटिन वर्ड मीनिंग द इनविजिबल, ग्रीक वर्ड मीनिंग द डॉफ छोटा, और स्पेनिश वर्ड मीनिंग द पार्टिकल। तो ये आंसर है कि ग्रीक वर्ड है मीनिंग द डॉफ छोटा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो लिखा था प्रीफिक्स नैनो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग द डॉफ, नैनो सिंबल एन से दिखाता है इज यूनिट प्रीफिक्स मीनिंग द 1 बिलियंथ। बात समझ में आ गई, मतलब बोल सकते हैं 1 बिलियन में आपके 100 करोड़ होते हैं, 100 करोड़वां का भाग जो आपका, ठीक है ना, 100 करोड़वां भाग जो होता है उसे बोला जाता है नैनो। इट इज़ यूज प्राइमरली विद द मैट्रिक सिस्टम, और इसको लिखते हैं 10⁹ ये आपने याद रखना है मीटर में, ठीक है ना। तो ये हो गया नैनो 10⁹। अगर हम लेंथ की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर होता है, पी को 10⁻⁻12, फेम2 होता है 10⁻⁻15, और एट होता है 10⁻18। तो ये आप याद कर सकते हैं, यहाँ से आप याद करना। देखो ये होते हैं आपके कौन से, जो फर्स्ट वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ तक, ये आपके माइक्रो है, ये कौन से आपके माइक्रो। उसके बाद जो आपको दिख रहे हैं ये मैक्रो है, ये बड़े मान है, और ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये कैसे आपके छोटे मान है। मैं यहाँ कहीं पे लिख देता हूँ, जो इधर की तरफ दिख रहे हैं वो कैसे हैं आपके माइक्रो। तो देखो याद करते हैं, 10⁻1 को बोलते हैं आपका मीटर में। अगर मैं चलूँ तो डेसीमीटर, इस तरीके से पढ़ लेना है बस। अब डेसीलीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जो भी पढ़ना है। तो लिखो 10⁻⁻1 को लिखते हैं डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻3। तो यहाँ से तो यहाँ डेसी सेंटी तक तो दिक्कत नहीं, मिली तक दिक्कत नहीं होती, 10⁻3 हो जाता है। फिर आता है माइक्रो, माइक्रो को होता है -6, नैनो को होता है -9। तो नैनो को 9 से याद कर सकते हो, माइक्रो को 6 से याद कर सकते हो, मिली को 3 और सेंटी को 2 और डेसी को -1। फिर आता है आपका पीको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योटो। तो पीको होता है -12, फिर -15, -18 और -21 और -24। तो ये आ गए माइक्रो यूनिट्स। अगर उसके बाद अगर मैक्रो यूनिट्स की बात करें तो ये होते हैं आपके क्या, डेका को लिखते हैं 10⁻1, हेक्टो को लिखते हैं 10⁻2, किलो को 10⁻3, फिर होता है मेगा 10⁻6, फिर होता है गीगा 10⁻9, फिर होता है 10⁻12, 15, 18, 21 और 24। तो ये होता है टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। बात समझ में आई। तो देखो कहाँ से याद करना है, किस तरीके से याद करना है। पहले -21 और -24 को याद करना, 21 और 24 को याद करना आसान है। इसमें ओ लगेगा, इसमें ए लगेगा। तो जेप्टो, जेटा, यहाँ जेप्टो यहाँ जेटा, या योक्टो यहाँ योटा। तो -21 और 24 का तो काम क्या हो जाएगा आपका, उल्टा चलना है। जैसे XYZ होता है ना, आपने उल्टा चलना है, ZY कर देना है, तो -21। और फिर देखो इस तरीके से याद करना है। फिर आपने याद करना है किस तरीके से, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपने पीछे गए, जैसे नैनो को याद कर लिया -9 से, इसको याद कर लो गीगा से, ठीक है ना, उल्टा चलो। और पीको, टेरा, फेमटो, पेटा, इस तरीके से याद करते हुए चलना है। धीरे धीरे करके होंगे आपको याद, एकदम से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो याद करने की कोशिश करना है इससे आप लोग। अच्छा नेक्स्ट लिखा हो द पावर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाई P = 80² + CT, वेयर द T इज द टाइम, व्हाट विल बी द डायमेंशन A and C रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा P की वैल्यू दे रखी कितनी, P की वैल्यू दे रखी 80², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P की वैल्यू दे रखी 80² + CT, और बोल रहा है कि T इज द टाइम और व्हाट विल बी द डायमेंशन A and C, तो रिस्पेक्टिवली देखना है। तो P जो होता है वो पावर है, P = होता है W/T, और W को लिखते हैं आपका F/D अपॉन T, और F क्या होता है आपका M/A, M/A होता है ना आपका, फोर्स इक्वल टू कितना M/A, और ये D हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और M क्या होता है आपका, तो ये होता है kg, और ये क्या आपका एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर से, और नीचे टाइम है तो उसको किससे लिखते हैं आपका, सेकंड से। तो ये हो जाएगा आपका kg, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो सेकंड का क्यूब, और ये सेकंड का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको देखेंगे तो kg को दिखाते हैं m से, लेंथ को दिखाते हैं l से, ये हो जाएगा आपका, और नीचे को दिखाते हैं
टी क्यूब से। तो जो पी का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये निकल गया। बस अब कंपैरिजन कर लेना आपने, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस वाले में। तो क्या निकला था एम एल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम एल टू टी माइनस 3, ये हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है ए टी स्क्वायर और प्लस सी टी। चलो भाई ए टी का करते हैं, तो ए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 3। तो टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 3। और टी क्या है, टाइम है, तो नीचे जाके ये कैपिटल में दिखा सकता हूँ मैं इसको, ऐसे दिखा सकता हूँ ना स्क्वायर। तो इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा एम एल, मैं नीचे लिखता हूँ यार, नीचे की तरफ, यहाँ पे हो जाएगा एम एल टू, और ये टू टी की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू। तो एम एल टू टी माइनस 5, एम एल टू टी माइनस 5 तो एक ही है जिस पे ये है, तो सीधा आंसर मार के आगे चल सकते थे। फिर भी देख लेते हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूँ, किसका कंपैरिजन करूँ, सी वाले को, तो सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वही एम एल टू टी माइनस 3, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा टी, और सी इक्वल टू हो जाएगा एम एल टू, और टी ये की पावर, ये कितनी है पावर 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा -1, और -3 -1 कितना -4 हो जाएगा। तो एम एल टू टी माइनस 4 ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें ये लिखी हुई। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व द कंपैरिजन विद द सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी choose an internationally accepted reference standard, call the unit, and a dimension is the mathematical tool used for the studying the nature of the physical quantities. The basic concept of the dimension is that we can add or subtract only those quantities which have the same dimensions, and the dimensionals formula is defined as the expression of the physical quantity in terms of the mass, length and the time. चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रखा है जो मैं करना चाह रहा था, इसने सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे पी इक्वल टू कितना एम एल टू टी माइनस 3, वो मैंने आपको करके दिखा दिया पूरा किस तरीके से होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रद्दी क्वेश्चन है, सभी जगह पूछा जाता है, बच्चे को ये पता होता है। लाइट ईयर्स में क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ मूव्स इन द 1 ईयर, ये होता है नहीं, द टाइम्स इट टेक्स लाइट टू ट्रैवल 1 ईयर, ठीक है ना। एक साल में जो आपकी लाइट है जितना ट्रैवल कर लेगी, अब टाइम जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट जो ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या करती है आपका ट्रैवल करती है, मतलब एक सेकंड में वो आपका ट्रैवल कर लेती है कितना 3 × 10⁸ मीटर, इतना लिख सकते हो। या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻, मीटर को अगर मैं किस में किलोग्राम में बदलूंगा, सॉरी किलोमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो ये एक सेकंड में। इसी तरीके से 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 से इंटू करना पड़ेगा तो मुझे 1 मिनट का मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर 60 × 60 करूँगा तो मुझे कितने का मिल जाएगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटे का मिल जाएगा, ठीक है। और 60 × 60 1 घंटे में कितने होते हैं, मतलब सॉरी 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो इससे इस तरीके से इंटू करूँगा तो 1 दिन का मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 1 दिन में जो होता है इससे इंटू करनी होती है, 60 × 60 × 24 और इंटू 3 × 10⁵, ये आपको इंटू करनी पड़ेगी इसके साथ, आपको मिल जाएगा। तो इतना ट्रैवल किया जाता है। तो 1 लाइट ईयर होता है कि जो आपका क्या है, जो लाइट है वो एक साल में जितना ट्रैवल कर लेती है उसी को क्या बोला जाता है, लाइट ईयर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। तो लिखा हुआ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। कई बार पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसकी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है या फिर किसकी टाइम की, ये पूछा जाता है। तो डिस्टेंस की है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ द बीम ऑफ द लाइट ट्रेवल्स इन द सिंगल अर्थ ईयर और 6 ट्रिलियन माइल्स 9.7। अच्छा जो लाइट होती है किस तरीके की आपकी वेव होती है, तो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स है, नॉन मैकेनिकल है, पर कंडीशन ये है नॉन मैकेनिकल है, पर ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि नॉन मैकेनिकल जो वेव होती है उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम मैंडेटरी होता है, जबकि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं। तो एक्सेप्शन है ये, याद रखना आप लोग। तो लिखा बीम ऑफ द लाइट ट्रैवल इन द सिंगल अर्थ ईयर और द 6 ट्रिलियन माइल्स 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर चल जाता है लगभग, आप इंटू करोगे तो इतना मिलेगा आपको, ठीक है ना। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन द 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 10.46 × 10⁻15 मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक लाइट ईयर में कितना होता है ये पूछा गया था एक पेपर में, तो मुझे याद नहीं था तो मैंने वो इंटू करके निकाला था, ठीक है ना। तो अगर आप इंटू करोगे ना तो इतना ही निकलेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आप याद कर लो, याद किया रहेगा तो आपकी जो मेहनत है वो बच जाएगी। मतलब जो मैंने यहाँ पे किया था ना, कहाँ गया, यहाँ पे जो किया था ना कि मुझे क्या करना था कि 60 × 60 × 24 और फिर इंटू करनी थी किसके साथ 3 × 10⁵,
किलोमीटर के साथ। अगर चलो मीटर में रखना है तो 8 रखना था, 8 ही रखना था। फिर इस तरीके से मुझे इंटू करनी थी। यहाँ पे 2 जीरो थे, 6 इंटू 6 और 24, और यहाँ पे 3 और 10 टू द पावर कितना हो गया था आपका 10 हो जाता। फिर इंटू करते तो क्या करता, पॉइंट में लिखने पे कितना आ जाता 15 आ जाता। तो याद कर लीजिए सीधे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 प्लस 15 एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो एक लाइट ईयर इसके बराबर होता है। अच्छा, कुछ और भी, जैसे 1 नॉटिकल माइल पूछा जाता है, तो ये क्या होता है आपका जो एक्वेटिक होता है ना, एक्वेटिक रीजन होता है, ये पानी में, समुद्रों में क्या होता है कि वहाँ पे आपका किलोमीटर और माइल्स में नहीं लिया जाता, मील में लिया जाता, वहाँ पे नॉटिकल माइल में चलती हैं आपकी जो क्या चलती हैं, सिप वगैरह चलती हैं। और एक नॉटिकल माइल लगभग आपका 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। 1.8 किलोमीटर, ये यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ये यहाँ पे सही से लिख दें, 1.8, मोटा मोटी आप इतना याद कर सकते हो, या थोड़ा और अच्छे से लिखना 1.852 किलोमीटर आप ये लिख सकते हैं। 1.8 याद कर लीजिए। और इसने मीटर में लिखा था तो क्या होता है आपका 3 जीरो से क्या हो जाएगी, एक दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 3 से इंटू होनी होती है, तो 1852 मीटर्स के आसपास। तो ये किसके लिए होता है आपका, समुद्रों के लिए होता है, समुद्रों के लिए होता है, ये आपने याद रखना है। जब आपका क्या देखा जाता है, एक्वेटिक मरीन लाइफ देखी जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ जो स्पीड लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो स्पीड होती है नॉटिकल माइल में होती है। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और एवरेज डिस्टेंस लगभग कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। एक पारसेक क्या होता है, एक पारसेक लगभग 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास, और वहीं एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर के बराबर। ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना, पेपर में एक एक नंबर के। तो ये देख लीजिए, अगर मैं सन से लेकर और ये पृथ्वी आपकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की बात करूँ, तो इसे बोलेंगे एक एस्ट्रोनॉमी, ये होती है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर। और आपको अगर बोलना है तो इसे क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थोड़ा सही लिख देता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, पृथ्वी अर्थ है, ये आपका क्या है, मून है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लूनर डिस्टेंस बोलते हैं। और लगभग कितनी, 3,84,800 किलोमीटर के आसपास है। और 1 लाइट ईयर मतलब यहाँ से लेकर 1 साल, ये ट्रैवल कितना कर लिया, 1 साल में जितना लाइट ट्रैवल कर लेती है और वो जहाँ तक पहुँचती है उसे बोलते हैं आपका 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर अभी बोला था 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ठीक है ना, इतना ही होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की अगर बात करो, अभी फॉर्मूला बताया था, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स को लिखते हैं m × a अपॉन एरिया a, ठीक है ना, m × a। और m मतलब होता है मास, तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन a स्मॉल, एक एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, फोर्स का एक और होता है, फोर्स का जो होता है आपका नॉर्मल करेंगे तो क्या होता है, न्यूटन होता है ना, और एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। पहला तो ये लिखना था मुझे, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो पहला तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, अब पास्कल भी होता है आपका, पास्कल के अलावा बार भी होता है। बार भी क्या है आपका, प्रेशर का यूनिट है। एक बार में कितना होता है, तो ये भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है पेपर में, 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ये भी याद कर लो आप लोग। बाकी इसको देख लेता हूँ मैं, तो ये सेकंड स्क्वायर यहीं पे रहने दो, नीचे रहने दो, और मीटर स्क्वायर अगर ये कट जाएगा आपका इससे ही, तो ये फार्मूला बन जाएगा kg अपॉन मीटर, ऐसे नीचे की तरफ आएगा और सेकंड उसके साथ आएगा, ठीक है। तो फार्मूला ये वाला बन जाएगा आपका, ये वाला सही है, ये वाला आपका गलत है, ये वाला गलत है। तो यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, जैसे लिखा बोथ प्रेशर एंड द स्ट्रेस, अब स्ट्रेस की बात भी कर रहा है, आर गिवन बाय द सेम फार्मूला। प्रेशर और स्ट्रेस सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज द एंगल एट विच द फोर्स इज अप्लाइड। बस इनका जो होता है एंगल ऑफ द फोर्स जो होता है वो अलग होता है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन इट इज प्रेशर। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बात समझ में आई, मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो याद रखना, मतलब ऐसे अगर बिल्कुल ये, तो जब नीचे की तरफ पड़ता है ना, जैसे कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ हम प्रेशर लगा रहे हैं ऐसा, तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो प्रेशर होगा।
और 90 के अलावा कुछ भी होगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, तब उसे हम स्ट्रेस बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए कि प्रेशर में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। स्ट्रेस आपका किसी पॉइंट से लग सकता है, जैसे ये है ना, तो प्रेशर हमेशा क्या लगेगा, जैसे ये लग गया आपका, मैंने फोर्स लगाया और नीचे वाले डायरेक्शन में लगाया, इस एरिया ऑफ यूनिट में लगाया, यूनिट ऑफ एरिया में लगाया, तो ये आपका क्या हो जाएगा। पर स्ट्रेस कहीं से भी लग सकता है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो थीटा केवल 90 नहीं होगा, वो बाकी स्ट्रेस है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस होता है मतलब आपका एक तरीके का आपका क्या होता है, रेसिस्टेंसी होता है, मतलब इसका जो आपका क्या होता है यूनिट होती है ओम ही होता है। ये होता है आपका सम ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब जैसे आपके कुछ रेसिस्टेंस है R1 R2 R3 मान लो ये है, तो इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है R, यहाँ पे लिख देता हूँ R सम, तो इसी को बोलते हैं आपका क्या, इम्पिडेंस। तो ओम ही होता है, जोड़ के तो वही आएगा, तो इसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पिडेंस इज द टोटल सम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंट्स। द एसआई यूनिट ऑफ द इम्पिडेंस जेड, इम्पिडेंस को जेड से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को आपका आर से और रिएक्टेंस को आपका एक्स से, और इन तीनों का आपका क्या होता है, ओम ही होता है आपका क्या यूनिट। रिएक्टेंस की अगर बात करें, इज द काइंड ऑफ द इमेजिनरी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक द कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टर। रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर्स इज कॉल्ड द इंडक्टिव। अगर देखो रिएक्टेंस आपका किसके थ्रू आ रहा है, इंडक्टर के थ्रू आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्सएल इक्वल टू 2πfl, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एल। और अगर ये आपका बाई कैपेसिटर आ रहा है, तब इसे कैपेसिटर रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/2πfc। तो ये आपने याद रखना है। बाकी मैं बता, रेसिस्टिविटी का आपका क्या होता है यूनिट, ओम मीटर होता है, करंट का एम्पियर होता है, कैपेसिटेंस का आपका फैराडे होता है, और रेसिस्टेंस का आपका ओम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, कैपेसिटर का ये होता है, और इंडक्टेंस का ये होता है। डिनोट करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल सी, कैपिटल एल। फॉर्मूला देखेंगे तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, एल इक्वल टू वी एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी होता है। सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो जो आपका रेसिस्टर होता है वो R1 प्लस R2 इस तरीके से जुड़ता है, R3 इस तरीके से जुड़ेगा। कैपेसिटर होता है 1/CT इक्वल टू, जब जोड़ता है तो 1/C1 प्लस 1/C2, और L1 भी सीधे, मतलब हमेशा याद रखना कि R और L सीधा जुड़ते हैं सीरीज में, और कैपेसिटर उल्टा जुड़ता है। वहीं अगर पैरेलल शिफ्ट की अगर बात करें तो R और L उल्टा जुड़ेंगे, और C जो होता है वो आपका सीधा जुड़ता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो होता है किलो जूल पर ग्राम होता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ वी नो दैट द व्हेन द फ्यूल इज बर्न हीट इज प्रोड्यूस। और ये जब आपका क्या होता है जलता है ना, जब आपका फ्यूल जलता है, और जब जलता है तो होते क्या है, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना आपके, एक प्रकार का फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके। तो लिखा हुआ है दिस द अमाउंट ऑफ द हीट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूस ऑन द बर्निंग इज एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। जब क्या होता है कि आपका फ्यूल जलता है ना, तो जो टर्म निकल के आती है जब हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं उसकी। दस कैलोरीफिक वैल्यू इज ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस व्हेन द 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। अच्छा, किस तरीके से दिखाते हैं कि 1 ग्राम आपका फ्यूल बर्न होने में जितना टाइम लगता है, जितनी आपकी एनर्जी लॉस होती है, उसी को क्या बोला जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज द किलोग्राम, सॉरी किलो जूल पर ग्राम, ये याद कर लेना है, ठीक है ना, केजी अपॉन ग्राम। आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ कैलकुलेटेड बाय द कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इसमें क्या रखा जाता है, याद रखना, कैलोरीफिक जब कभी भी वैल्यू निकाली जाती है तो आपका प्रेशर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो आपका टेम्परेचर होगा नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन देखने को मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैलोरीफिक पावर। याद रखना कि कैलोरीफिक वैल्यू को कैलोरीफिक पावर भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बर्निंग कंप्लीटली 1 ग्राम ऑफ द वुड प्रोड्यूस 17 किलो जूल ऑफ द हीट, देयरफॉर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द वुड इज 17 kg पर ग्राम। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। मैंने बताया 7 होते हैं, 7 में कौन कौन सा बोला था मैंने, एक तो होता है लेंथ, एक होता है टाइम, एक होता है आपका कौन सा एक होता है आपका टेम्परेचर, एक होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक होता है आपका करंट, ठीक है ना। एक होता है आपका टेम्परेचर, हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक होता है आपका
मोल, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। लेंथ, लेंथ हो गई, ठीक है, मीटर। ठीक है, और कुछ छूटा? हाँ, मास, मास, एक मास भी तो होता है। तो मास का जो होता है आपका एसआई यूनिट कितना होता है? मीटर, सॉरी केजी। लेंथ का क्या होता है आपका? मीटर। टाइम का क्या होता है आपका? केल्विन। नहीं, टाइम का केल्विन, क्या बोल रहा हूँ, टाइम का सेकेंड। इसका केल्विन होता है, टेम्परेचर का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और करंट का आपका क्या होता है? करंट का मैंने बताया था, करंट का होता है आपका क्या? एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। तो अब बताओ कौन सा नहीं है? टेस्ला नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। तो लिखा हुआ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, आपका फंडामेंटल, आपके जो यूनिट्स होती हैं, प्रीफिक्स होते हैं। तो लिखा हुआ द टेस्ला इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट ड्राइव फ्रॉम द इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये किसके लिए आता है? मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आता है आपका टेस्ला, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट 1 टेस्ला इक्विवेलेंट टू द 1 वीवर पर मीटर स्क्वायर। लिखा हुआ द डिवाइस वाज अनाउंस्ड एट द 1960 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड द मेजरमेंट्स। अच्छा, ये आपकी क्या है? एक संस्था है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजरमेंट, जो क्या करती है? तय करती है कि 1 kg का वेट कितना होगा, ठीक है ना, 1 kg का वेट। हाँ, सही सुना आपने, 1 kg का वेट कितना होगा, ठीक है ना। इसको मैं लेके आऊँगा आपका, ये मैंने वीडियो बनाई तो थी पर वो आपकी हट गई थी, तो मैं लेके आऊँगा इससे रिलेटेड एक, ठीक है ना। 1 सेकंड कितना होगा, ये सारी चीज़ें तय हो रखी हैं। तो लिखा हुआ है ऑन द सजेशन ऑफ द स्लोवेनियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रांस एफसिन इज द नेम ऑफ द ऑनर ऑफ द निकोलस टेस्ला। आप जानते हैं निकोलस टेस्ला कौन थे? जिन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट दिया था हमें, एसी ऑल्टरनेटिव करंट दिया था। ऑल्टरनेटिव करंट हमेशा इस तरीके से चलता है, प्लस जीरो माइनस, इस तरीके से बहता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑल्टरनेट करंट जब कभी भी टच होता है हमें, तो एक टाइम आता है कि वो हमें छोड़ देता है, वो झटका मारता है केवल, वो जीरो का मतलब कहाँ पे छोड़ता है? वो जीरो पे छोड़ता है, याद रखना, याद रखना। और एक होता है आपका क्या? डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधा चलता है आपका, ये छोड़ता नहीं है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। दूसरी बात है कि निकोलस टेस्ला वर्सेस, आपने सुना होगा टेस्ला वर्सेस, थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ी तो टेस्ला वर्सेस आपका कौन सा था? एडिसन थे आई थिंक सो, ठीक है ना, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन ही थे। एडिसन कैसे लिखना है? मैं एडिसन ऐसे लिख देता हूँ, एडिशन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, हो सकता है गलत लिखा हो पर ऐसे लिख देता हूँ। तो टेस्ला वर्सेस एडिशन भी चलता है उस समय, पर टेस्ला ने एक ऐसी खोज की थी जो शायद से बोल सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रही है फिजिक्स में, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव करंट। तो लिखा हुआ है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड ऑब्जर्व्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द परमानेंट मैग्नेट आर फ्रॉम द स्फेयर्स ऑफ द हालबैक एंड कैन बी ओवर द 4.5 T। Scientists at the National High Magnetic Field Laboratory Los Alamos National Laboratory Campus, the world first 100 Tesla non-destructive magnetic field have created the record of the highest continuous pulsed magnetic field। आगे लिखा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स कैंडेला, मैंने कैंडेला बताया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। उसके बाद कैल्विन बताई थी मैंने, जो किसकी होती है? आपके टेम्परेचर की। और फिर मैंने बताया था एम्पियर, ये किसका होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, एडिशन के साथ ही था यार, साथ से दिमाग में न्यूटन आ रहा है, पर न्यूटन नहीं थे, एडिशन नहीं थे। टेस्ला वर्सेस एडिशन, लड़ाई थी डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेट करंट की। चलो अगर गलत होगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, नहीं तो 90% मैं श्योर हूँ कि ये है। अच्छा, लिखा हुआ है फ्लक्स डेंसिटी, वही है नंबर ऑफ द फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया को दिखाता है, सिंबल होता है बी। और आपका जो यूनिट होती है वो टेस्ला है, बी इक्वल होता है 5/A, जहाँ पे बी जो होता है वो टेस्ला को दिखाता है, मतलब किसको दिखाता है? फ्लक्स डेंसिटी को दिखाता है। 5 वीवर्स में नापा जाता है, ए आपका मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो आपका क्या बनता है? एक टेस्ला में होता है 1 वीवर पर मीटर स्क्वायर, ये उसने बताया था आपको, ठीक है ना, पीछे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ इफ द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द डायोप्टर। अब डायोप्टर किसका आपका बोल सकते हैं, किसका यूनिट होता है? ये लेंस का होता है, खत्म बात यहीं पे। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इक्वल टू कितना होता है? पावर इक्वल टू एफ 1/f होता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ द पावर ऑफ द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डायोप्टर। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ट्स और द डाइवर्स the ray of the light passing through it. The power of the convex lens is said to be the more if the ray of the light converts more strongly toward the optical center. It depends on the focal length of the lens. It is defined on the reciprocal of the focal length in the meters. The SI unit of the power of the lens is the diopter and the denoted by D.
कैपिटल डी, वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस दैट हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ द 1 मीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर इज पॉजिटिव। या तो कॉन्वेक्स लेंस का आपका क्या होता है, पावर होती है पॉजिटिव में होती है, वहीं कॉनकेव लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो नेगेटिव में होती है। तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ आपके यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ लेंसेज, जैसे डबल कॉनकेव कॉन्वेक्स है, इस तरीके से होता है। किस तरीके का लेंस होता है आपका, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। वहीं कॉनकेव की बात करें, ये डाइवर्स कर देता है रेज को, तो ये आप याद कर सकते हैं। प्लानो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव मिनिस्कस है आपका, नेगेटिव मिनिस्कस है, और प्लानो कॉनकेव आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका पहला टॉपिक फिजिक्स का। और घबराना मत, सिर्फ इतना याद रखना कि आपने सिर्फ यहाँ से फंडामेंटल यूनिट्स याद करनी है और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट याद करनी है। बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा दिमाग में मत रखना। बाकी के जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वहाँ पे समझ में आएगा। फालतू में आप ये मत कर देना कि आप फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर रहे हैं, वो जहाँ पर आएगा मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो जो इसका आपका क्या है PDF है, वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन दिखेगी, बेल आइकन प्रेस कर लेना। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर बाई चांस मिस हो जाती है, किसी तरीके से नोटिफिकेशन मिस होता है, तो आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, मैं तुरंत ही टेलीग्राम में नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, वहाँ से भी ले सकते हैं, वरना आप फेसबुक से भी ले सकते हैं। इसलिए फेसबुक पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।